बच्चों, इस वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आखिर कैपेसिटेंस की डेफिनीशन क्या होती है, वो भी इस चैप्टर के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, जिसमें सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक टॉपिक पर हमने एक एक वीडियो क्रिएट किया है और चैनल पर हमारे एक एक टॉपिक के लिए एक एक सिंगल वीडियो अपलोडेड है। आप जैसे ही चैनल पर जाओगे आपको जो है वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। चैप्टर फर्स्ट के सारे टॉपिक को कवर किया हमने और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि भाई उससे रिलेटेड जो हमने एक्चुअल में जितना भी हम टॉपिक कवर करते हैं तो मैक्सिमम उसमें होता है डेरिवेशन। एक फार्मूला डेराइव होकर के लास्ट में आता है और डेरिवेशन बहुत ही मस्ट होता है फिजिक्स के लिए, क्योंकि डेरिवेशन सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि वो पेपर में आ रहा है, कैसे डेराइव करने के लिए आ रहा है, 4-5 नंबर का आ रहा है तो इसके लिए हम उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको रटें। नहीं, सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है, पर्पज़ उसका एक दूसरा भी है। चूँकि जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, फिजिक्स के फार्मूले यूज़ होते हैं और वो फार्मूले हमेशा रटने से याद नहीं रहते। होता क्या है कि रटने से बहुत सारी चीज़ें बस एट द मोमेंट वो याद रहती हैं, कुछ टाइम तक याद रहती हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो याद नहीं होती हैं। अगर उसे हमेशा के लिए याद रखना है तो आपको डेरिवेशन से गुजरना पड़ेगा। जो डेरिवेशन हम बताए हुए हैं हर एक टॉपिक के लिए, हर एक फार्मूले की जो डेरिवेशन किताबों में है और वही चीज़ हम यहाँ बता भी रहे हैं। तो अगर आपको ये करना है कि भाई जो फार्मूला है वो आपको भूले नहीं, अगर आप ये चाहते हो तो डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि वो फार्मूला कैसे डेराइव हुआ है, जैसे उस प्रोसेस में घुसेंगे हम तो उस फार्मूले को कैसे बनाया गया, कहाँ से वो जो ओरिजिनेट हुआ वो फार्मूला, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये सब कुछ आपके सामने होगा। क्योंकि अब जब उस प्रोसेस से गुजर करके फाइनली आप जो है नीचे फार्मूला आ जाएगा आपके सामने, तो वो फार्मूला भूलेगा नहीं, क्योंकि उस प्रोसेस से आप खुद गुजरे हुए हैं। आपने उसके बनने के प्रोसेस में आप जो है आपने जो हिस्सेदारी निभाई है, आप उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। कैसे वो जो फार्मूला डेराइव हो रहा है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, खुद हाथ का यूज़ करके, पेन का यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके आपने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है और फाइनली आपने डेराइव किया है। वो फार्मूला नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसे रट लेंगे आप जो है बिना डेरिवेशन के, तो फिर वो उसे भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और न्यूमेरिकल में तो भाई फार्मूले यूज़ होने ही हैं। और डेरिवेशन से एक और फ़ायदा भी होता है कि अगर आपको जो है उस फार्मूले से रिलेटेड कुछ और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कोई और क्वेश्चन दे दिया गया कि जिसमें उस फार्मूले से थोड़ा हट के फार्मूला यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके, तो डेरिवेशन अगर आप किए हुए हैं तो आपको पता है कि कैसे फार्मूला वो आया है। तो वैसे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उस फार्मूले को आप मॉडिफाई कर पाएंगे। तो हमारा पर्पज़ सिर्फ ये है कि टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक है आपकी फ़िज़िक्स में, क्लास 12 की फ़िज़िक्स में, अभी फ़िलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10 की फ़िज़िक्स भी डिस्कस करेंगे अगले कुछ दिनों में, जब हमारे पास टाइम थोड़ा सा निकल करके आएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम बच नहीं रहा है। जैसे ही टाइम बचता है तो हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स के लिए भी हम वीडियो क्रिएट करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे वन शॉट आप पूरा पढ़ ही रहे हो, ठीक है। वन शॉट पढ़ने का मतलब ये है कि आपने पहले से टॉपिक वाइज जो है पूरा पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप वन शॉट पर आते हो और उस वीडियो को देखते हो तो आपको फ़ायदा करता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक में ही कुछ डाउट है, तो आपको टॉपिक वाइज तो चलना ही पड़ेगा। चाहे आप किताब से चलें, चाहे जो है कोई टीचर आपको हेल्प करे, हर एक टॉपिक को पहले वो समझाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए, उस पर प्रैक्टिस करवाएं। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको जो है आप उस पर कर लो, उसके बाद आप वन शॉट पर जाओ। उसमें क्या होता है कि आपको पूरा एक रिविजन मिल जाता है। तो वो हम गलत नहीं कर रहे कि जो आप टीचरों से पढ़ रहे हो, वन शॉट पूरा पढ़ रहे हो 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं और पूरे टॉपिक को, पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट भी करते हैं 4 या 5 घंटे में एक चैप्टर को। तो वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक आप टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली डाउटलेस तरीके से, बिल्कुल बिना किसी डाउट के समझ नहीं लेते हो, तब तक वन शॉट पे जाना बेवकूफ़ी है। तो हमको नहीं लगता कि वो फ़ायदेमंद होगा। जब आप एक एक टॉपिक को बारीकी से पूरा डाउट क्लियर करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उस पर जो है क्वेश्चंस करते हुए, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो भी करते हुए अगर आपने कंप्लीट कर लिया है
उसके बाद आप आओ वन शॉट पर और वन शॉट वीडियो देखो आप, जो है जो टीचर्स बाकी लोग बनाते हैं डिजिटल बोर्ड पर। लेकिन ज़रूरी क्या है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि टॉपिक को क्लियर करना, और हमारा पर्पज़ यही है कि आपको टॉपिक की क्लियरेंस दें। ठीक है, जो टॉपिक है उसको आप कैसे याद रखो, जो भी डेरिवेशन है हम ये बताते हैं कि भाई जो हमारा टॉपिक का नाम है ना, बिल्कुल उसी में सब कुछ रखा हुआ है। वो कह रहा है टॉपिक, और टॉपिक ही बता देगा, टॉपिक का नाम ही बता देगा कि उसमें करना क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम ही बता देगा कि उसमें आपको करना क्या है। और आप जब बेसिक से बिल्कुल फार्मूले की तरफ बढ़ते हो, डेरिवेशन में स्टार्ट करते हो और एक एक पॉइंट वाइज उसमें जोड़ते चले जाते हो। हम यही चीज़ प्रोसेस बताते हैं कि आपको जो है एक एक पॉइंट कैसे जोड़ना है, कैसे स्टार्ट करना तो फिर आपको दिमाग कैसे दौड़ाना है। क्योंकि देखो होता क्या है कि कोई भी टीचर जो है आपको इतना ही बता सकता है कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, और वो आपको घोल के पिलाएगा है नहीं। ठीक है, फाइनली आपको अपना ही दिमाग लगाना है। बस वो आपको मोटिवेट कर सकता है, एक गाइड कर सकता है कि एक तरीका बता सकता है, रास्ता बता सकता है कि हाँ इस रास्ते से भी जा सकते हो। बाकी हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग होता है, दिमाग उसका अलग होता है, उसका ब्रेन जो है उसके सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता सब कुछ अलग होती है। वो अपने हिसाब से ही सोचता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी करना सब कुछ आपको है। एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, जब आप जेई की तैयारी करते हो, नीट की तैयारी करते हो, सब कुछ आपको बखुद करना है। प्रैक्टिस जितना आप किए रहोगे उतना फ़ायदा होगा आपके लिए। टॉपिक को जितना गहराई से डीपली समझे रहोगे उतना फ़ायदा होगा आपको। तो ये हमारा पर्पज़ सिर्फ एक ही है, टॉपिक को बिल्कुल डीपली समझना होगा। कहा जाता है कि भाई एक कहावत है, हमारे एक अंकल थे, जब हम क्लास 12th में थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कहावत के फॉर्म में। तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, तट पर बैठे ख्वाब को ख्वाब ही रह जाना है, गहरी तह तक जाना होगा मोती अगर पाना है। तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए, आप चाहते हो कि वो उससे फ़ायदा मिले आपको, जो है वो आपका जीवन बदल दे, तो आपको करना क्या होगा, किसी एक चीज़ को, जैसे आप पढ़ाई को पकड़े हुए हो, एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़े हुए हो, IIT जेई की तरफ जाना चाह रहे हो, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, आप नीट की तरफ जाना चाह रहे हो, बायोलॉजी आपकी अच्छी है, तो उसमें अच्छी पकड़ बनाइए, सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाइए। जितने सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उन सब सारे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाइए। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत वीक हो और कोई दूसरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाए रखिए, जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी जो है स्ट्रांग की तरफ ले जाइए। कहने का मतलब पूरा यही है कि भाई आपको जो है बिल्कुल डीपली उतरना होगा, जो आप चाहते हो, जो करना चाहते हो उसमें आपको जो है डीपली उतरना होगा। सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगा करके उसमें आपको देना पड़ेगा 100% सब कुछ। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग कहीं और है, ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं दिमाग कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा 100% देना है डीपली। जब तक आप उस चीज़ में उतरोगे नहीं तब तक आपको वहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हम पहले बता चुके हैं। कैपेसिटेंस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जो कैपेसिटेंस वो क्या है। कैपेसिटेंस कैपेसिटी से आता है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब कैपेबिलिटी, कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं। किसी चीज़ की कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि भाई कोई काम करने की जो आपकी योग्यता है, जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कितना आप जो है उस काम को कर सकते हो, कितना बेहतर तरीके से, वही होती है कैपेसिटी। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे तो हम कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर क्या करता है भाई, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी चार्ज को स्टोर करने की, एनर्जी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी हो, उसे कहते हैं उसकी कैपेसिटी। कितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा अपने भीतर, अपने अंदर, उसे कहेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटेंस कहेंगे। और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जो कैपेसिटेंस हम पढ़े हुए हैं यहाँ पर, पहले हमने बताया हुआ इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, वो कैपेसिटेंस है आखिर किसके लिए। वो है बहुत सारे कैपेसिटर्स के लिए। हमें पता है, हमने ये भी बताया था कि जो कैपेसिटेंस है वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात साइज़ पर, शेप पर, 2 चीज़ें हो गई, साइज़ और शेप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये डिपेंड करता है जो कंडक्टर है, कैपेसिटर है, उसके बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है, मतलब परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ ये हुआ, जो प्लेट्स हम रख रहे हैं या फिर जो कंडक्टर रखे हुए हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो शेप, साइज़ और जो डिस्टेंस है उन दोनों
कंडक्टर के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस पर वो डिपेंड करता ही नहीं, जैसे कि भाई जो कंडक्टर है उसके मटेरियल पर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो जो कैपेसिटेंस हम पढ़े हुए हैं, जिसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं, पहले वाली वीडियो में जो हमने बताया था कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला भी डिराइव किया था, C=Q/V आया था। Q है चार्ज और V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया था फार्मूला। अब वो किसके लिए है, बहुत सारे साइज़ के कैपेसिटर होंगे। आज हम ये पहला टाइप का कैपेसिटर पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल कैपेसिटर है, जिसे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको आज थोड़ा समझते हैं। देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में एक चीज़ और हम जोड़ दें, प्लेन, ठीक है, प्लेन मतलब समतल, सपाट। तो पैरेलल प्लेन प्लेट्स, क्या ये पी नहीं हो गया, पी, ठीक है, और इसके आगे लगा देते हैं लार्ज, ठीक है। तो एक लार्ज यानी कि बड़ा, पी, पैरेलल प्लेन प्लेट्स, ठीक है। बड़ी जो है और पैरेलल प्लेन प्लेट्स, ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं, कैपेसिटर बनाती हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, जो हेडिंग में लिखा हुआ है, वो होता क्या है कि बिल्कुल यही होता है भाई, ठीक है। बड़ी बड़ी जो है पैरेलल प्लेन प्लेट्स होती हैं जो कैपेसिटर का फॉर्मेशन करती हैं, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें छोटी होती है, ये तो बड़ी होगी कि भाई बड़ी जो है, बड़ी होने का मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या बड़ी होने का मतलब उसकी लेंथ नहीं, बड़ी होने का मतलब पूरा उसका जो एरिया है, ठीक है, वो उसे कहेंगे बड़ा। अगर मान लिया कोई खेत है, कोई प्लॉट है और है बिल्कुल तुच्चा से इतना पतला सा, और लंबाई उसकी बहुत सारी है, 100 फीट है, तो क्या उसे बड़ा कहेंगे, नहीं, लंबा कहेंगे उसे। बड़ा कब कहेंगे, जब वो लंबाई में भी कुछ ज़्यादा हो और चौड़ाई में भी कुछ ज़्यादा हो, उसकी लेंथ भी बड़ी हो और विड्थ भी बड़ी हो, तो उस समय होगा क्या कि उसका एरिया बड़ा होगा, है ना। तो मतलब लार्ज का मतलब क्या हुआ, लार्ज एरिया, ठीक है। तो हम एक बात कर लेते हैं भाई, लार्ज लिख लिया, स्मॉल भी लिख लेते हैं, ठीक है। स्मॉल क्या होने चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेपरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, सेपरेशन मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, ठीक है, दूरियां, ठीक है, दूरियां। एक गाना है ना, दूरियों में नज़दीकियों की बात होगी, यही दूरियां क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो लार्ज पैरेलल प्लेन प्लेट्स हमें बनाना है, बड़ी जो हम पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं, चले बना लेते हैं भाई। ये हुआ, बड़ी तो है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब हम इसके बीच की सेपरेशन थोड़ा कम कर देंगे तब ये समझ में आया कि हाँ भाई, सेपरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो बड़ी हैं, ठीक है। और बना लेते हैं, और सेपरेशन थोड़ा कम ही रखेंगे भाई, तभी ना पता चलेगा कि बड़ी है। अदरवाइज़ क्या है, अगर हम दूरी भी बढ़ा देते हैं तो ये पता नहीं चल पाए कि ये प्लेट बड़ी है, ठीक है। ये लार्ज प्लेट्स हैं और पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल, ध्यान देना है, पैरेलल भी होनी चाहिए, प्लेन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इसके सरफेस पर कुछ खुरदरापन हो, है कि नहीं, कहीं पर हमने टांगी टूंगी से मार करके इसको क्या किया है, इसको भथूरा बना दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, प्लेन होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। अगर प्लेन नहीं है तो पाउडर लगा करके इसको प्लेन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये पैरेलल हो गई, प्लेन हो गई, प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं, और इनके बीच की सेपरेशन की बात करेंगे तो यहाँ से सेपरेशन ली जाएगी ना, ये हम 3D बना रहे हैं थोड़ा, ठीक है। ये सेपरेशन D है, ठीक है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को D लिया जाता है, इसकी एरिया को, दोनों के एरिया को कैपिटल A लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और काम करें, इस पर क्या किया जाता है भाई, चार्ज रखा जाता है, ठीक है, और दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा जाता है, ठीक है। मान लिया इस पर हमने Q चार्ज रखा है, प्लस Q चार्ज, इस पर कितना होगा, माइनस Q चार्ज, ठीक है, इतना करना है। और ये एरिया हमने बता दिया कि एरिया इसकी कितनी है, कैपिटल A है, दोनों की सेम एरिया है, दोनों की सेम लेंथ है, दोनों का जो सेम ओरिएंटेशन है, पैरेलल है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हो गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें बड़ी एरिया थी और छोटी सेपरेशन, यानी कि दूरी दोनों के बीच की बहुत छोटी थी, यही है सेपरेशन, ठीक है। स्मॉल d जो है वही सेपरेशन, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है ये, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी कैपेसिटेंस का अगर फार्मूला डिराइव करना है, हमें तो पता है कि भाई Q=CV, जब कैपेसिटेंस पढ़े थे Q=CV आया था, अगर C की बात करेंगे तो Q/V आया था।
ठीक है। ये तो था कि भाई कंडक्टर था, उसके लिए ये था। लेकिन अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस समय क्या होगा, क्या फार्मूला आएगा इस सी के लिए, कैपेसिटेंस के लिए क्या फार्मूला आएगा, यही हमें डिराइव करना है। इस पूरे डिस्कशन का मकसद यही है कि भाई हम क्या करेंगे, जो इस कैपिटल सी है उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। करते हैं। क्या करना होगा, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए देखिए, हम पहले पूरा ओवरव्यू बता दे रहे हैं करना क्या है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अगर हमने यूज़ किया, कहीं से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी निकाल ली, ठीक है, निकाल लिया, फिर क्या हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे रिलेट होता है, V/d से होता है ना। अगर पोटेंशियल V है और उनके बीच की जो प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं, तो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उससे इस वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है E/V/d। एक्चुअल में होता क्या है कि E -dV/dr होता है, ठीक है कि नहीं, है ना। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr को। तो माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ ये तो डेरिवेटिव के फॉर्म में है। सिंपली जब हमें डिस्टेंस पता चल चुकी है, ठीक है, जब डिस्टेंस हमारे पास d पता चल चुकी है और इसमें कोई वेरिएशन नहीं, हम छोटा सा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, पूरा डिस्टेंस ही ले रहे हैं, पूरा सेपरेशन ही ले रहे हैं, तो हमारे पास ये सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा V/d। तो पहले E फाइंड करेंगे, फिर V पर जाएंगे। जब V पता चल जाएगा, उस V को क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, C/Q/V, ठीक है। अब देखिए E कहाँ निकालेंगे, E की बात है, पहला टारगेट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। हमारे पास जो पॉइंट हैं, कई सारे पॉइंट हैं, एक तो अंदर पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज दैट हम P1 सपोज कर लेते हैं। बाहर एक पॉइंट होगा, इसको P2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर यहाँ भी एक पॉइंट होगा जिसको P3 सपोज कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें, जो बाहर के दो पॉइंट्स हैं P2 और P3, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम ही होगा, है कि नहीं, सेम होगा भाई, ठीक है। अभी निकाल करके देख भी लेंगे, ये सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। और बाकी जो P1 है वहाँ पर कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, अगर पैरेलल प्लेट्स हैं उसकी वजह से, एक पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लेट है, एक की बात हमने पढ़ी थी कि एक पैरेलल प्लेट है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ था, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई पैरेलल प्लेट की वजह से उसके जस्ट बगल में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। पैरेलल प्लेट पे अगर हमने चार्ज दिया हुआ है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इफ़ कि उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, दोनों की सिग्मा है, ठीक है। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पर सिंगल प्लेट लेते हैं तो हमारे पास पता है कि वो फार्मूला हमारे पास पहले से लिखा हुआ, हमने पहले से डिराइव किया हुआ, उस फार्मूले को आपको याद रखना है। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं P2 पर, ठीक है, एट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। यहाँ पर हम E2 की सपोज दैट हम E2 कह लेते हैं कि यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। E2 निकालेंगे, यहाँ पर E2 में आएगा कि आप देखें ज़रा, अगर सिर्फ एक प्लेट होती तो हमें पता है कि सिर्फ एक प्लेट की वजह से हमारे पास E की वैल्यू होती है, एक प्लेट की वजह से उसके आसपास उसके बगल में किसी पॉइंट पर E की वैल्यू होती है σ/2ε0। याद आया, ये क्वेश्चन था, ये फार्मूला था σ/2ε0 सिंगल प्लेट की वजह से। तो हमें क्या करना होगा, इस फार्मूले को यूज़ करना होगा। बाकी ये देखना होगा कि भाई देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी है। अगर हम P2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमें इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस प्लस Q चार्ज की वजह से, जिसकी ये डेंसिटी भी प्लस Q है और इसकी डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, माइनस में है। इसकी वजह से कितना होगा फील्ड, ठीक है, फील्ड कितना होगा, फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है पहले से। तो इस प्लस Q की वजह से यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, प्लस σ/2ε0, क्लियर है। और ये बिल्कुल बेसिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हम, क्या करते हैं कि भाई जिस पॉइंट पर निकालना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और बिल्कुल वो पॉजिटिव नेचर का रखते हैं। ये भी पॉजिटिव होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, आएगी इस प्लेट की वजह से। और इस प्लेट की वजह से क्या होगा, इस माइनस प्लेट की वजह से क्या होगा, जिस पर माइनस चार्ज डेंसिटी है, माइनस चार्ज है, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला प्लेट जो इस चार्ज को, ये वाला प्लेट इसको इधर खींचेगा, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है। अब ये जो E की वैल्यू इधर आई है, ठीक है, एक E की वैल्यू मान लिया E1 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर
E2 मान लिया यहाँ पर क्या है, ये प्लस क्यू की वजह से था तो यहाँ पर E प्लस क्यू लिख दिया भाई हमने, और ये माइनस क्यू की वजह से E माइनस क्यू लिख दिया भाई हमने। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और दोनों प्लेट पर जो है चार्ज डेंसिटी इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है चार्ज डेंसिटी का, सिर्फ इसमें जो है क्या है, साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बराबर नहीं होगी क्या, बराबर होगी, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर E2 चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा हमें, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। E जो प्लस क्यू है वहाँ क्या लिखेंगे, प्लस वाला ये लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस लिखेंगे, माइनस क्यू की वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस लिखना था ना, यहाँ प्लस लिखना, ये माइनस हो जाएगी, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये माइनस इस प्लस को हटा करके खुद माइनस हो जाएगा यहाँ पर पहले ही, ठीक है, माइनस हो जाएगा। सेम वैल्यू है, कट जाएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आई, अगर बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बाहर, या तो लेफ्ट में या राइट में, P3 पर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। हमने क्या करना होगा, अगर किसी की वजह से यहाँ पर अगर लेंगे P3 पर भी, तो सेम वैल्यू आएगी, जीरो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मामला बिल्कुल शांत हो गया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ गई। अब हम बीच में चलते हैं इसके, दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर बात करेंगे, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P1 पॉइंट पर देखते हैं, P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखें ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस सिग्मा जो है यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी है। करते क्या कि यहाँ पे प्लस एक टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव नेचर का, इस प्लेट की वजह से ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी, ठीक है। इसे हम कहेंगे E प्लस क्यू कह लेते हैं, ठीक है। और इस प्लेट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लेट की वजह से ये भी इसी डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस है, तो ये वाला बड़ा है चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही आएगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे E और माइनस क्यू, सेम डायरेक्शन आ गई। तो जब सेम डायरेक्शन आए तो उसे हम ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन आती तो सब्ट्रैक्ट करते, और मैग्नीट्यूड बराबर था इसलिए जीरो हो गया। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता तो जीरो भी नहीं होता, यहाँ पर जीरो नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से यहाँ पर जीरो आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, दोनों जो फील्ड है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, या फिर क्या इस प्लेट की वजह से या फिर इस प्लेट की वजह से, दोनों जो फील्ड हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जोड़ देते हैं दोनों। यहाँ पर हम E1 लिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से, प्लस क्यू जो प्लस वाला जो प्लेट है उसकी वजह से, और दूसरा माइनस क्यू की वजह से जो प्लेट है, ये जो प्लेट है उसकी वजह से, दोनों को जोड़े वही सेम चीज़ रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, इतना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब दोनों को जोड़ा हमने, अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा भाई 2 और सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। E की वैल्यू कितनी आ गई, E1 की वैल्यू बात करें कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आ गया। यहाँ पॉइंट P1 पर जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, ठीक है, और बाहर हमने देखा कि P2 और P3 पर सेम वैल्यू आ रही थी, जीरो वैल्यू आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। E आ गया तो हमने कहा था अब चलना है V पर, ठीक है। अब हमारे पास V के लिए फॉर्मूला यहाँ से कितना होगा बताओ भाई, V के लिए फॉर्मूला इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए हमारे पास। V बराबर होगा कितना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो सेपरेशन है वो लिखेंगे, ठीक है। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या करेंगे, D हो जाएगा। ये V की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, कर लिया। अब आते हैं इस फार्मूले पर। हमने कहा था जब V आ जाएगा इसमें रखना है, इस फार्मूले में, कैपेसिटेंस वाले फार्मूले में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, और इन दोनों प्लेट्स का मिला करके कहेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है यहाँ पर सोचना है, ध्यान देना कि यहाँ पर प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर जीरो कर लिया जाए कि प्लस और माइनस मिलकर के जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेट्स दोनों क्या है, कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में सेपरेशन है, दूरियाँ हैं, ठीक है। ऐसे ये जीरो नहीं हो पाएंगे। इस फार्मूले में रखते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि C बराबर क्या होगा, Q अपॉन में कितना होगा, V होगा। वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, ये हो गई, और ये वैल्यू जो है इसको नीचे लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या हो गया, D हो गया, ठीक है, इंटू में D हो गया। बात आई समझ में।
इतना आ गया, ठीक है। अब किसी तरीके से क्यू को भी हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें पता है कि भाई सिग्मा जो है होता है वो क्या होता है, ये जो सिग्मा है ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब ऊपर चार्ज लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सरफेस की बात हो रही तो एरिया लिखेंगे। अगर ये रो होता तो वॉल्यूम की बात होती, नीचे वी लिख देते। अगर ये लैम्डा होता यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती तो चार्ज तो क्या लिखते, चार्ज अपॉन लेंथ लिख देते। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब सिग्मा निकालेंगे, ठीक है, सिग्मा नहीं निकालेंगे, यहाँ पर क्यू निकालेंगे, ठीक है। ये क्यू की बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्यू लिखेंगे ना, जो चार्ज यहाँ पर लिखा गया वो लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें क्यू चाहिए, ठीक है, सिग्मा बराबर क्या है, क्यू अपॉन ए है, ठीक है। अगर हमें यहीं पर क्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, सिग्मा ए लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। क्यू की वैल्यू को उठा करके यहाँ से इसकी जगह रख देंगे। अब सी की वैल्यू चाहिए हमें, ये एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल नीचे है, समथिंग बाई समथिंग है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और क्यू की जगह पर सिग्मा और ए लिखते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, ये बचा है सिग्मा इंटू डी बचा हुआ है। क्या बचा है, सिग्मा इंटू डी बचा हुआ है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट कर सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना आ गया, डी आ गया। जहाँ पर ए है अपना एरिया, ठीक है, और डी है इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो इसके बीच में है। बीच में एयर होगा, वैक्यूम होगा, कोई और मीडियम होगा, हो सकता है भाई, ठीक है। अगर एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाता है। अगर कुछ और होगा एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। लेकिन नॉर्मली हमारे पास अगर एयर रखा गया है, बीच में क्या है, एयर है, ठीक है, और वैक्यूम है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस जो है बिल्कुल ना माइन्यूट होता है, इस वजह से हम केयर नहीं करते इसको, ठीक है। एयर या वैक्यूम में बराबर ही लिखा जाता है, उसको एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। एक्चुअली ये एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम के लिए, ठीक है। एयर के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है ये। तो ये आया फॉर्मूला हमारे पास, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया है। अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि भाई जो कैपेसिटेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो कैपेसिटर की, जो कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस कंडक्टर की, ये कंडक्टर ही है, ठीक। कैपेसिटर क्या हुआ है, कंडक्टर ही हुआ। उस कंडक्टर की साइज और शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। साइज का मतलब यही हो गया ना, एरिया कितनी लेंथ कितनी ब्रेड्थ है, तो ए पर डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है, मतलब स्मॉल डी पर भी डिपेंड कर रहा है। जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो मीडियम है ना इन दोनों के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का, तो मतलब ये जो है अब जो कंडक्टर है उसके बीच में जो मीडियम रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो तीनों बातें यहाँ से क्लियर हो गई, तीनों बातें क्लियर हो गई कि भाई ये जो है साइज और शेप पर डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं भाई। फॉर्मूला हमारे पास जो कोई डिक्टो यही आया, सी इसको एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी है। नया फार्मूला आया है, अभी तक हम पढ़ रहे थे सी बराबर क्यू अपॉन वी पढ़ रहे थे, क्यू बराबर सी वी पढ़ रहे थे। अभी ये नया फार्मूला आया, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, सिर्फ इसके लिए। बाकी सबकी क्या है, वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट पहले ही पढ़ा है कि सी की वैल्यू स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होती है कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ पर आर क्या है, उसकी रेडियस है। और यहाँ भी देखो ये पता चल रहा है कि भाई जो कंडक्टर का साइज़ है और शेप है उस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। ये साइज़ और शेप ही तो बताएगा जो रेडियस होगी। अगर मान लिया स्फेयर है तो रेडियस क्या बताएगी, ये इसके साइज़ और शेप को डिसाइड नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। छोटी रेडियस है तो छोटा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा रेडियस है तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया भी कम और ज़्यादा होगा इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये शेप और साइज़ को पे डिपेंड करता है, यहाँ से भी क्लियर हो गया, ठीक है। अलग टाइप के जो कैपेसिटर आएंगे तो उनके लिए फार्मूला अलग होगा कैपेसिटेंस के लिए। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल, सिंगल एग्जांपल आज समझेंगे, 2 एग्जांपल नहीं। जैसे देखते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है, आपको डिस्टेंस दिया गया है 0.885 सेंटीमीटर। दोनों प्लेट्स के बीच की ये डिस्टेंस है। एरिया आपको दिया गया है पर प्लेट का, हर एक दोनों प्लेट का, मतलब दोनों का मिला करके नहीं, तो क्योंकि दोनों प्लेट का एरिया बराबर होगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है दोनों प्लेट का, क्या बारी बारी से हर एक प्लेट का जो एरिया है वो दिया गया है 5 इंटू 10⁵ मीटर, ठीक है। इतना दिया गया है, ये एरिया दिया गया है, ठीक है।
और आपसे पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बताना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, देखें दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स मान लिया हमने एक सिंपली ऐसे लिख लिया, ठीक है, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, दोनों का एरिया सेम है। ये अगर हमने प्लेट्स बना ली, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया है। हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए, क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। यहाँ से फार्मूला लगा करके हम निकालेंगे और हम क्या करेंगे भाई, कैपेसिटेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होगी। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85। अच्छा एरिया जो है ना इतना मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान देना ये मीटर में नहीं मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 8.85 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है भाई, ये वैल्यू दी रहेगी आपको एग्जाम में, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बार बार इसको सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल करते रहते हो, खामखा याद हो जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू कितनी 5 × 10⁵ मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ क्योंकि ऊपर ए है, ए की वैल्यू 5 × 10⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसको मीटर में बदल करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे मीटर में बदल करके, ये 0.885, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या करेंगे यहाँ पर -2 लिख देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 885, यहाँ भी तो 885 है, तो क्यों ना हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ खसका दें तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। जब यहाँ से यहाँ खसकाएंगे ना तो होगा क्या, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ खसकाना चाह रहे हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें 10 की पावर में एक और बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव, इतना आ जाएगा। अब ये आसानी से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लड़ मड़ करके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे भैया, बचेगा नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गए, बाकी बचा क्या 10⁻³ है, यहाँ -12 है, इसको भी आप काट करके कितना कर सकते हो 10⁻⁹ कर सकते हो, ठीक है। और ये 5 बचा है, 10⁵ बचा है, ठीक है। अब क्या होगा 5 × 10⁻, 9 में से 5 घटा लेते हैं, -4 हो गया, ठीक है। इतना कैपेसिटेंस आया, ये इतना फैरेट आएगा, ठीक है, कैपिटल F लिखते हैं, C की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, इतना फैरेट। इसको माइक्रो फैरेट में बदल दें, क्योंकि भाई जो C की वैल्यू होती है ना, एक फैरेट की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जैसे एक गुलाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वैसे जो फैरेट है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि भाई पूछो ही नहीं, ठीक है। इसको माइक्रो फैरेट में भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हमने यहाँ पर -6 किस तरीके से आ जाए तो इसे माइक्रो फैरेट में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे 6 में आएगा ये, अगर हमने क्या किया यहाँ से यहाँ पर इसको 5 के आगे 2 0 बढ़ा दिया, ठीक है, ज़बरदस्ती इसकी पावर 2 और कम करनी पड़ेगी तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 500, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 लिख दें, ये फैरेट। अब ये जो -6 आ गया है इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं, मतलब C की वैल्यू कितना हो गई 500 माइक्रो फैरेट। फैरेट है, फैरेट नहीं, फैरेड, ठीक है, फैरेड, जिसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक अपने साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, अरे याद होगा भाई सबको, क्या नाम था इनका, माइकल फैराडे, ठीक है। उनके ही नाम पर ये फैरेड जो यूनिट है कैपेसिटेंस की वो रखी गई, फैरेड, कैपिटल F, फैरेड। आज हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें हमने बहुत ही बारीकी से कैसे जो डेरिवेशन है उसको करना है ये हमने बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया कि कैसे आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कैपिटल C की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइनली आपको फार्मूले में डिराइव करनी है, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज़ करना है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, 2 प्लेट्स की वजह से बनता है, 2 प्लेटें अगर पैरेलल हैं, प्लेन है तो उन्हें कहेंगे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, और दोनों जो है कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसुलेटिंग प्लेट्स नहीं रखेंगे, यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट्स रखेंगे। हाँ, इनके बीच का मीडियम जो है वो कुछ हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट आपको बनाना है, कैपिटल C की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल C की वैल्यू के लिए फार्मूला आपको डिराइव करना है, हमने बताया कैसे कैसे डिराइव करना है आपको, जो है एक बहुत अच्छी चीज़ जो है यूज़ होती है हर जगह, मैक्सिमम चीज़ों हर जगह यूज़ होती है, E = -dV/dr, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज़ द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, हमारा तो फेवरेट फार्मूला है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें फटाक से जैसे आपको E दिया है V निकाल लो, जैसे V दिया है आप E निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है, और कभी कभी दिया रहता है फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है, ई की वैल्यू कुछ दी गई है x² + 1 ऐसे करके, तो आपको v निकालना है। क्या करना होगा आपको, जो है उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, फटाक से इंटीग्रेट किया और आसानी से आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है, हमारा तो फेवरेट है ये। तो ये फार्मूला यहाँ हमने यूज़ किया और इसका यूज़ था यहाँ पर। दूसरा फार्मूला जो यूज़ था कि भाई एक प्लेट की वजह से, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके सराउंडिंग में, उसका जो फार्मूला है वो यूज़ हुआ। उसे ऑलरेडी हमने बताया कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखना क्या है, उसका हमने डेरिवेशन किया हुआ है, वो कैसे आता है, σ/2ε0, एक प्लेट की वजह से उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसे आती है, ठीक है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है और जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। तो इसका भी यूज़ हुआ, ठीक है। और बाकी जो अपना बेसिक फार्मूला है कैपेसिटेंस का, C = Q/V, जो Q = CV से आया था, जो हमने कैपेसिटेंस जब पढ़ाया था उसको डिराइव किया था, उसका फार्मूला यूज़ करते हुए, तीनों फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि फाइनली कैपिटल C की वैल्यू इस तरीके से फाउंड की है ε0A/d, जहाँ पर A है एरिया इस प्लेट्स का, हर एक प्लेट का एरिया कैपिटल A है, और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन कितनी, स्मॉल d है, इसे हमने नीचे लिखना है। C = ε0A/d, ये फार्मूला आया है कैपेसिटेंस के लिए। तो आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।